स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RAC एजुकेशन पॉइंट पर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने जो पहले चैप्टर में पढ़ा है वो पढ़ा हमने वर्णमाला। वर्णमाला में हमने आपको सब कुछ बताया। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा शब्द रचना, अर्थ, कोमा, वाक्य निर्माण। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द है क्या। शब्द है क्या, उससे पहले हमने आपको एक चीज बताई थी, वर्ण या अक्षर या ध्वनि। वर्ण सबसे छोटी इकाई। वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब ये वर्ण, जैसे मैं कहूं क, ख, कुछ भी, ग आदि, यही हमें समझना है ये है क्या। यानी कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक श्वास में हो। हमने कहा वह वर्ण या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में हो, उसे क्या कहते हैं हम? वर्ण या अक्षर। अगर बात करें इसकी अक्षर की, इसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा मैं अगर बदलूं, यानी कि अक्षर, वह अक्षर जिसमें व्यंजन हो या व्यंजन युक्त अक्षर ही क्या है हमारा? वर्ण। वह अक्षर जिसमें व्यंजन हो या बिना व्यंजन की सहायता के न बोला जाए उसे कहते हैं हम वर्ण या अक्षर या ध्वनि। अब इन वर्णों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? शब्द का। जैसे मैं लिखूं कै धन मैं धन ले, तो तीनों से मिलकर एक सार्थक शब्द बना कमल। एक सार्थक शब्द बना कमल। किससे बनता है ये? वर्णों से मिलकर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा शब्द। शब्द है क्या? सबसे पहले इस पे थोड़ी सी एक चर्चा करें। यानी कि शब्द की परिभाषा देखेंगे, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूहों को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं उदाहरण पहले दे चुका हूं। यानी कि वर्णों का समूह कै धन मैं धन ले, एक निश्चित अर्थ हुआ और ये क्या हुआ? कमल। तो इसे कहेंगे हम शब्द। अगर शब्द को देखे जाए तो भारतीय संस्कृति में
शब्द का अर्थ ब्रह्मा भी होता है। शब्द का अर्थ क्या? ब्रह्मा भी होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी कि शब्द को ब्रह्मा भी कहते हैं। अब इसके बाद शब्द के हम भेद देखेंगे। शब्द के अगर रूप देखें, एक तो होता है नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले ये बात आप समझ लें, व्युत्पत्ति क्या है और उत्पत्ति क्या है। दो शब्द हैं मेरे पास, एक है व्युत्पत्ति और दूसरा है उत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होता है और उत्पत्ति क्या होता है, ये बात जाननी आवश्यक है। व्युत्पत्ति क्या होता है? मूल स्थान। व्युत्पत्ति क्या होता है? मूल स्थान, यानी कि जहां से किसी चीज का उद्भव हो, यानी कि जन्म हो, उसे कहते हैं उसका मूल स्थान। जैसे मान लीजिए गंगा हमारी गंगोत्री से निकली, तो वो क्या, उसकी व्युत्पत्ति हुई वहां से, वो वहां से निकली। उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति क्या होती है? मान लीजिए गंगा को ही ले लें और गंगा में से अलग कोई नदियां निकले, तो उसका क्या होगा? उत्पत्ति स्थान होगा, उसे कहते हैं हम उत्पत्ति। अब टॉपिक पे यहीं पे आते हैं। सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, एग्जाम में पूछा भी गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार कितने होते हैं? सबसे पहले तो यही बात हमें याद रखनी है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। और नंबर 3 होता है आपका योग रूढ़ शब्द। ये 3 शब्द मेरे पास हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले तो आप इसके बारे में वैसे ही समझ लें। रूढ़ शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है और योग रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द, सीधी सी बात एक याद रखनी है, जिन शब्दों के टुकड़े, जिन शब्दों के टुकड़े न हो सके, उसे कहते हैं हम रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द यानी कि जो शब्द दो या अधिक शब्दों से, दो या अधिक शब्दों से मिलकर बने, उन्हें कहते हैं हम यौगिक शब्द। अन्य की बात करूं योग रूढ़ की। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ यौगिक तो होता है परंतु एक विशेष अर्थ देता है। आपने समास पढ़े होंगे, समास में क्या है? एक बहुव्रीहि समास है और बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण
योग रूढ़ शब्द है। तो सबसे पहले इसी पे चलेंगे हम, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द परिभाषा मैंने आपको इसकी बता दी, यानी कि जिन शब्दों के टुकड़े न हो सके उन्हें कहते हैं रूढ़। जैसे कल, जो, आज, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, ये क्या है हमारे रूढ़ शब्द। आपको एग्जाम में देगा, एक शब्द इनमें से कोई रखेगा रूढ़ और पूछ लेगा इनमें से रूढ़ शब्द है या नहीं है। उसके बाद यौगिक की बात करूं, यौगिक मैंने बताया जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हो उनको क्या कहते हैं हम, यौगिक शब्द। जैसे उदाहरण देख लें अब, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जैसे हमारा शब्द है विद्यालय, तो देखना है विद्या प्लस आलय, तो यानी कि एक शब्द ये हुआ और एक शब्द ये हुआ और इन दोनों से मिलकर क्या बना, विद्यालय। जैसे अन्य भी और कोई देखेंगे, जैसे एक शब्द लिया हमने विज्ञान, इसके अगर हम टुकड़े करें तो वि धन ज्ञान, तो यानी कि ज्ञान और वी से मिलकर क्या बना, विज्ञान। तो इसको कहेंगे हम यौगिक शब्द। अब बात योग रूढ़ की भी है, इसका भी उदाहरण लेंगे हम, योग रूढ़ शब्द है क्या योग रूढ़ शब्द? योग रूढ़ शब्द आप अपने आप में एक यौगिक शब्द है, परंतु हमने बताया वो यौगिक शब्द होते हुए भी एक विशेष अर्थ देता हो, उसे क्या कहेंगे हम, योग रूढ़। जैसे हम देखें एक शब्द चक्र पाणी, है तो यौगिक, अगर इसके मैं टुकड़े करूं, चक्र धन पाणी, भाई यौगिक हुआ, दो से मिलकर बना, परंतु इसका एक विशेष अर्थ है बहुवीरी, यानी कि चक्र हो जिसकी उंगली में उसे क्या कहते हैं हम, विष्णु। या अन्य उदाहरण लेंगे, एक उदाहरण और लेंगे, पीतांबर, अगर इसके हम टुकड़े करें हैं यौगिक, पीत पीत धन अंबर, क्या हुआ, पीतांबर। तो बात आपकी समझ आई होगी, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ये बताया हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हुए, 3। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। अब बात करेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? सबसे पहले तो यही बात हमें पता होनी चाहिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। कहीं किताब में आपको 4 मिलेगा, लेकिन आपको कितने भेद लगाने हैं, 5। अगर ऑप्शन में 5 ना हो और 4 हो तब आप 4 लगा सकते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज या देसी शब्द, और नंबर 4 है आपका विदेशज या
विदेशी शब्द। और नंबर 5 है आपका संकर शब्द। सबसे पहले चलेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द एक सीधी सी परिभाषा याद रखें, जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हों, जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हों और आज भी उन शब्दों का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में या ज्यों का त्यों करते हो, उसे क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द। यानी कि जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हों और उनका प्रयोग ज्यों का त्यों करते हो, उसे क्या कहेंगे हम? तत्सम शब्द। जैसे पिता, माता आदि आदि। अब बात करूंगा मैं तद्भव शब्द। अगर इसका देखें, इसका अर्थ होता है, अगर इसको टुकड़े भी करें, तत् धन सम, तत्सम। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसके समान ज्यों का त्यों होना ही क्या कहलाएगा? आपका तत्सम शब्द। यानी कि जैसा शब्द बना था ऐसा का ऐसे ही हम प्रयोग में कर रहे हैं, उसको कहते हैं तत्सम। अब बात करेंगे तद्भव। अगर इसके भी टुकड़े करें, तद धन भव, यानी कि उससे, भव का मतलब है होना। यानी कि जो शब्द आए तो हो संस्कृत भाषा से, परंतु हमने उन्हें अपने उपयोग के अनुसार बदल दिया हो। क्या कहा हमने? जो शब्द आए तो हो संस्कृत भाषा से, परंतु उन्हें हमने अपने उपयोग के अनुसार उन्हें बदल दिया हो, उसे क्या कहते हैं हम? तद्भव। यानी कि जो शब्द आए थे किससे? संस्कृत से, वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए अपने रूप में बिगड़ चुके हों, उसे कहते हैं हम तद्भव। जैसे उदाहरण लेंगे हम, अगर इसको हम देखें, मान लीजिए एक शब्द लिया हमने संस्कृत, दूसरा लिया प्राकृत, तीसरा लिया पाली, तीसरा लिया हमने पाली। संस्कृत में देखें उज्ज्वल, संस्कृत में लिया उज्ज्वल, प्राकृत में बना वो उज्जवल और पाली में बना उजला। तो यहां से जो संस्कृत का शब्द था उसका रूप यहां बदला और यहां से फिर ये बदला, यानी कि हमने उसके रूप को ही बिगाड़ दिया हो, उसे कहते हैं हम तद्भव शब्द। उसे क्या कहते हैं हम? तद्भव। अब बात तद्भव की भी खत्म, तत्सम की भी खत्म। अब बात चलते हैं देशज। देश प्लस जय। देश का मतलब होता है देश और जय का मतलब होता है जन्म। यानी कि जिन शब्दों का जन्म देश में हुआ हो, अपने देश में हुआ हो, या उन्हें कहते हैं देशज या देसी शब्द।
या हमने अपने व्यवहार में किसी शब्द को प्रयोग कर लिया हो, उसे कहते हैं हम देशज शब्द। जैसे एक शब्द लिया हमने, थैला, झोला, लोटा, लोटा, गड़बड़ आदि आदि बहुत से शब्द हैं ऐसे। वो हम आपको इसकी एक ट्रिक देंगे। देसी, विदेशी, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत, चीनी, जापानी, इन सब की हम आपको एक ट्रिक देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देशज आपकी बात समझ आई होगी, यानी कि जो शब्द क्या हो, देसी हो, उन्हें कहते हैं देशज। जिनका जन्म देश में हुआ उनको कहते हैं देशज। अब विदेशज या विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषा के हों या विदेश से लिए गए हों उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। यानी कि हमारे यहाँ ब्रिटिश आए, पुर्तगाली आए, डच आए, आखिर वो भी तो यहाँ कुछ शब्दों को छोड़ गए होंगे, वही शब्द हमने अपने प्रयोग में ले लिए, वो शब्द यहीं के यहीं रुके, उनको कहते हैं हम विदेशज शब्द। जैसे आपका है डॉक्टर, दूसरा स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल और वेल, कोर्ट आदि आदि। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, विदेशज शब्द। अब बात करें हम संकर शब्द की। संकर शब्द क्या है? जो देशज और विदेशज से मिलकर बना हो या दोनों भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक अन्य शब्द का निर्माण करते हो, उसे कहते हैं हम संकर शब्द। जैसे एक उदाहरण लेंगे, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, रेल जो शब्द है वो आपका अंग्रेजी का है, अंग्रेजी भाषा का है, और गाड़ी जो शब्द है आपका हिंदी भाषा का है। इसे कहते हैं हम संकर शब्द। इसे क्या कहते हैं हम, संकर शब्द। ये बात आपकी समझ आ जानी चाहिए। हमने बताया आपको उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद। कभी कभी एग्जाम में इनकी संख्या भी पूछता है। इसके बाद चलेंगे हम, शब्द रचना खत्म हुआ, अर्थ पे चलेंगे। टॉपिक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद बताए हमने? 6 भेद। नंबर 1, एकार्थी शब्द। नंबर 2, अनेकार्थी। इतना तो याद ही रख सकते हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। नंबर 3, समरूप। समरूप भिन्नार्थक। नंबर 4, विलोम या विपरीत, विपरीत शब्द। और नंबर 5 है आपका पर्यायवाची। और नंबर 6 है आपका
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहले एकार्थी। बात आपको पूर्ण रूप से समझनी है। एकार्थी क्या है, अनेकार्थी क्या है, समरूप भिन्नार्थक क्या है, विपरीत क्या है, पर्यायवाची क्या है, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है। इसको विलोम शब्द भी बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले एकार्थी, यानी कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ, जिन शब्दों का एक ही अर्थ समझा जाता हो उसे क्या कहते हैं हम? एकार्थी। जैसे पुस्तक, लकड़ी आदि आदि। इसका एक ही अर्थ है, इसका एक ही अर्थ है, इसे कहते हैं हम एकार्थी शब्द। अनेकार्थी, बात आप परिभाषा इसी में ही है, ये बात आप पूर्ण रूप से समझ ले। यानी कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हो उसे कहते हैं हम अनेकार्थी। जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हों उन्हें क्या कहते हैं हम? अनेकार्थी। उन्हें कहते हैं हम अनेकार्थी। जैसे एक उदाहरण मैं लूं, अंबर। अंबर मीन्स क्या होता है आपका? आकाश। और अन्य भी होता है कपड़ा। अन्य क्या होता है? कपड़ा भी होता है। इसको बोलते हैं हम अनेकार्थी। और भी बहुत सारे उदाहरण। उसके बाद है समरूप भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द देखने में तो समान लगे या बोलने या सुनने में तो समान लगे, परंतु उनका अर्थ क्या हो? भिन्न हो, उसे कहते हैं भिन्नार्थक शब्द। यानी कि जो शब्द सुनने में समान लगे उसे कहते हैं हम समरूप भिन्नार्थक शब्द। जैसे उदाहरण लेंगे, अनल और दूसरा लिया हमने अनिल। अनल का मतलब होता है आग, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ये। और अनिल का मतलब होता है वायु। एक और उदाहरण लेंगे, बैल। सुनने में तो एक जैसा लगेगा। बैल क्या होता है? एक पशु होता है। और दूसरा लिया बेल। बेल क्या होती है? एक लता होती है, लता। और भी उदाहरण ले सकते। जैसे एक होता है अली और एक होता है ये वाला अली। इसका मतलब होता है सखी, इसका मतलब होता है भौरा। एग्जाम में ये भी आया हुआ, टैट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो ये थे समरूप भिन्नार्थक शब्द। अगला है आपका पर्यायवाची शब्द, विपरीत या विलोम शब्द। इसका मतलब तो आप सीधा सीधा समझ गए होंगे। जिन शब्दों का अर्थ क्या हो? अलग हो, उसे कहते हैं, या लिंग अगर आपका पुरुष है उनका महिला, तो वह क्या होगा आपका? विलोम। उसे उल्टा कहेंगे, उसे कहते हैं विलोम शब्द। जैसे पुरुष, पुरुष का क्या होगा? विलोम
स्त्री। आकाश, आकाश का विलोम होगा पाताल। पाताल। सर्दी का विलोम होगा गर्मी। ऐसे ही सबके क्या है, विपरीत है, उसे कहते हैं विपरीत शब्द। अब नेक्स्ट है हमारा, इसको यहाँ से हटाऊंगा, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची है क्या, ये आप कक्षा 2-3 से पढ़ते चले आ रहे हैं। पर्यायवाची जिन शब्दों के कई रूप हों उसे कहते हैं पर्यायवाची। जो शब्द एक ही अर्थ देते हों उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची। जैसे उदाहरण लेंगे, आग, उदाहरण लिया हमने आग। आग का पर्यायवाची है पावक, अग्नि, अनल, वायु, समीर, बयार, हवा। तो ये क्या है, पर्यायवाची। एक नंबर 6 बचा आपका, यहां पर लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये भी बात आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जैसे उदाहरण मैं देखूं, जो बूढ़ा न हो, अजर। या जिसका कोई शत्रु न हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु। और भी बहुत से उदाहरण। तो ये क्या था, सब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद बताए मैंने, 6। एकार्थी, अनेकार्थी, समरूप, भिन्नार्थक, विपरीत, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है आपका वैयाकरण के आधार पर शब्दों के भेद। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है। व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद या व्याकरणिक आधार पर शब्दों के भेद। कितने भेद होते हैं, 2 भेद। बात याद रखें, कभी एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 1 विकारी शब्द। और नंबर 2 है आपका अविकारी। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द है क्या, विकारी शब्द जिसमें लिंग, स्थान के आधार पर बदलाव किया जा सकता हो उसे कहते हैं विकारी शब्द। या जिसमें किसी भी आधार पर बदलाव किया जा सकता है उसे बोलते हैं विकारी शब्द। और जिसमें किसी भी आधार पर, चाहे वचन के आधार पर, लिंग के आधार पर, अन्य किसी भी आधार पर उसमें कोई बदलाव न किया जाए उसे कहते हैं अविकारी शब्द। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें कौन विकारी है, कौन अविकारी है। तो ये आपके जो शब्द हैं क्या, संज्ञा,
सर्वनाम विशेषण संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इनमें बदलाव किया जा सकता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम। मान लीजिए नाम लिया हमने शहर, इसमें वचन के आधार पर मैं बदलाव कर सकता हूं। इसको कर सकता हूं शहरों। जब वाक्य बनाऊंगा, मान लीजिए मैं कहूं शहर में गंदगी है, या मैं कहूं अनेक शहरों में गंदगी है, तो यहां वचन के आधार पर इसमें बदलाव किया। जैसे मैं, सर्वनाम में क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। उसमें उत्तम पुरुष मैं होता है, मध्यम पुरुष हम होता है, और अन्य पुरुष ये वे कुछ भी। तो इसमें क्या होता है, सर्वनाम में इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, विशेषण में भी बदलाव किया जा सकता है, क्रिया में भी बदलाव, जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा या मैं विद्यालय जाऊंगी, तो इनको बोलते हैं विकारी शब्द। अब अविकारी शब्द की बात करें, अविकारी शब्द हैं क्या, यानी कि जिनमें लिंग वचन क्रिया अन्य किसी भी आधार पर कोई बदलाव नहीं किया जा सके, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे इसका उदाहरण मिलेंगे हम, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और दूसरा है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी शब्द आपकी समझ आया, अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये बात आपकी समझ नहीं आई होगी। और ये किस पर, इन पर चर्चा करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, विशेषण देखेंगे, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्दों में देखेंगे समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।